नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ईपीएफओ का एक प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व कर लिया था। आज दूसरा जो है पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है, निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं? तो ये इसका जो आंसर है ये आपका ए हो जाएगा। प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के उदाहरण है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फिलाडेल्फिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला, श्रमिक एक वस्तु नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है। तीसरा, हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है। और चौथा, गरीबी के खिलाफ जंग के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है उद्देश्यों का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को जो है पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हॉक्सी के अनुसार जो है चिन्हित 5 कार्यमूलक कौन कौन से हैं? पहला, व्यापार संघवाद। दूसरा, क्रांतिकारी संघवाद। तीसरा, स्वार्थ चालित संघवाद। और चौथा, अनुकूल संघवाद। और पांचवा, निर्भरता संघवाद। तो इसमें से मैंने विकासवादी का नाम नहीं लिया है, तो कौन सा नहीं होगा आपका? विकासवादी संघवाद नहीं है ना, मतलब ये अपवाद है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोष सहमति पर पहुंचते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया है। तो ऐसे हम लोग समझे कि किसी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो गया है और बीच में जो उनको शांत कराता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि सुलह करा दी गई, कॉन्सिलिएशन हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, सुलह। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं कि भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार जो है अंतर्गत बोल सकते हैं 2 सुलह मशीनरी की स्थापना की गई। ठीक, पहला सुलह पदाधिकारी और दूसरा सुलह बोर्ड। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक नियोजन या स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के अंतर्गत सत्यापित किसी स्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों को विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है? तो ये किसे भेजा जा सकता है? श्रम मंत्रालय को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे संघ को क्या कहा जाता है जिसकी सदस्यता में बहुत से उद्योगों, रोजगार और शिल्पकारी में कार्य करने वाले कामगारों को शामिल किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सामान्य संघ या जनरल यूनियन। मैं आपको बता दूं कि जनरल यूनियन जो था उसकी बनने की जो शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक संबंधों का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य इस परिकल्पना पर आधारित है कि दोनों ही दल मजदूरी और लाभ और साथ ही साथ राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और उनके पास अवसर होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा? ए। जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बहुआदि परिप्रेक्ष्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के जो निर्दलीय सदस्य जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर अयक्रोड का सूत्र किसके निर्धारण से संबंध रखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो न्यूनतम मजदूरी हो जाएगा, मिनिमम वेज। और भारत में ये वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में अयरकोड फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन रखता है? वेतन आयोग। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, गैर नकदी लाभ के रूप में चिकित्सा लाभ भारत में पहली बार किसके अंतर्गत प्रदान किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपकी ये रहे सामने। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसमें क्या होता है, जो इसमें कामगार होते हैं और तो इसमें वो क्या करते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से के तहत जो है इनको जो है कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसको ESI कार्ड कहते हैं। ई मतलब एम्प्लॉइज, एस फॉर स्टेट, आई फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, इस एक्ट से ही जो है कार्ड का नाम दिया गया है ESI। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर है आपको दे रखा है सामने, तो क्या हो जाएगा? डी, क्षति प्रतिकर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक प्रश्न दिया गया है, और इसमें कथन में पूछ रहा है कि सत्य है या नहीं सत्य है। कौन सा कथन जो है कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में सत्य है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। यह सामाजिक सुरक्षा विधान नहीं है, इसका नाम 2009 में बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया। तीसरा, यह मृत्यु के होने पर अधिकतम प्रतिकर का उपबंध करता है। यह उपजीविका जन्य रोगों के लिए प्रतिकर का उपबंध नहीं करता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। बी आपका सही है। इसका नाम 2009 में बदलकर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो 10 लाख रुपए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में लगे कामगारों के हितों की रक्षा करना है? तो इसका जो सही आंसर है वो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में प्रसूति काल के दौरान कितने सप्ताह की मजदूरी का उपबंध है? तो इसका जो सही आंसर है वह बी हो जाएगा, 12 सप्ताह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा कार्यक्रम
सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रसव के खर्च को पूरा करने के लिए मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। सगर्भता और प्रसूति के कारण मजदूरी में हुई हानि का संभरण का प्रयास करता है। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2 सही है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, और इसमें उत्तर भी दे रखा है नीचे, सॉरी ए, 1 और 2, तो आप सही कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए पर टिक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट भी करिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से और ज़्यादा वीडियो डाल सकें। थैंक यू।